डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जिक्र किया था, ठीक है ना। वो रेट ऑफ रिटर्न, इसको हमने दो तरह से डिफाइन किया था, ठीक है ना। एक हमने कहा था जी कि ये क्या है, आईआरआर क्या है, रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट से जो हम रिटर्न कमा रहे हैं। लेकिन साथ ही मैंने आपसे कहा था कौन सा रिटर्न है, ग्रॉस रिटर्न है, ग्रॉस, ठीक है ना। ग्रॉस रिटर्न है ये। क्या मतलब, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी इंटरेस्ट भी बीच में ही है, इसी में से आपने बैंक को पैसे देने हैं। एक तरीके से हमने ऐसे डिफाइन किया था। फिर हमने एक दूसरा एस्पेक्ट देखा, इंटरेस्ट रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बिकेम जीरो। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने ऊपर वाले तरीके से हमने आईआरआर निकाला। हमने कहा जी हमें दो रेट चाहिए। फॉर्मूला क्या लगाया था, IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2 इंटू R2 माइनस R1। एक तरीका हमने ये सीखा था, ऐसे IRR निकालेंगे। R1 क्या है, लो रेट, हाई रेट। R2 क्या है, हाई रेट। ऐसे ही था। हमने कहा जी ये ऐसे एनपीवी निकालेंगे, IRR ऐसे निकालेंगे। IRR की कैलकुलेशन का ये एक मारूफ तरीका है, किताबों में लिखा हो। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एनपीवीज चाहिए, जिसका एक का नाम NPV1 रख दें, एक का नाम NPV2 रख दें। दो एनपीवी चाहिए, दो रेट चाहिए। ये हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आइडियली एक अच्छा ये फार्मूला कब काम करेगा, दो ऐसे रेट मेरे पास हो कि एक रेट पर एनपीवी पॉजिटिव हो और दूसरे पर नेगेटिव हो। फिर जो फार्मूला से और इनके दरमियान जो गैप है वो कम से कम हो, स्प्रेड जिसको मैं बोलता हूं। मसलन फर्ज करें, ऐसे मैं कहता हूं, आपने 10% पे एनपीवी निकाली, पॉजिटिव आ गई। आपने 30% पे निकाली, नेगेटिव आ गई। मेरे पहले वाले फिक्रे के मुताबिक दो रेट आ गए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। नहीं, इस दो रेट के दरमियान गैप कम से कम हो। 10% एंड 30%, 20% का गैप है, ये बहुत ज्यादा है। इसको हमने नैरो किया। आइडियली हम सोच रहे होते हैं कि 5% पे आ जाए तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके, डन हो गया। लेकिन जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए उतना इनका स्प्रेड कम कर दें। मसलन अगर मुझे बहुत एक्यूरेट रेट चाहिए, मैंने देखा 25% पे पॉजिटिव है, 26 पे नेगेटिव है, अब इस फार्मूले में डालूं तो बेहतर रिजल्ट आएगा, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट दोनों पॉजिटिव डालने से भी आ जाएगा, दोनों नेगेटिव डालने से भी आ जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्प्रेड ज्यादा हो फिर भी आ जाएगा। हाँ, एक्यूरेसी कम होगी। हमने पहले ही कहा था कि इस फार्मूला में हमें थोड़ी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। ऐसी एक तो ये काम हो गया जी हमारा, इसकी मदद से तो हमने कर लिया ये काम। फिर साथ ही हमने कहा कि जो कैश फ्लोज होते हैं ना, हम थोड़ी मैं दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। एक को हम कहते हैं, एक टाइप का कैश फ्लो के लिए मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कन्वेंशनल कैश फ्लो। क्या कह रहा हूं, कन्वेंशनल कैश फ्लो। ये कैसी कैश फ्लो होती है जिसमें पहले आउटफ्लो होता है और बाद में इनफ्लोज आते हैं। कन्वेंशनल कैश फ्लो, मसलन जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाए थे कि T0 में हमारे से कैश चला गया
फिर 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया, पहले कैश चला गया, कन्वेंशनल कैश फ्लो। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करने लगा हूँ, पहले साल भी कैश गया, दूसरे साल भी कैश गया, फिर कैश आ गया, फिर कैश आ गया, फिर कैश आ गया। ये भी कन्वेंशनल है क्योंकि पहले कैश जा रहा है, भले एक साल में नहीं जा रहा है, एक से ज़्यादा में जा रहा है, फिर पहले 0 में कैश लगा, 1 में भी कैश लगा, 2 में भी कैश लगा, फिर कैश आ गया, कैश आ गया, कैश आ गया। ये क्या है? ये भी कन्वेंशनल है। तो आपको पूछना चाहिए कि फिर सर नॉन कन्वेंशनल आप किसको कहना चाह रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो ऐसा होता है, ये देखिए 0 में कैश चला गया, 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में फिर चला गया, फिर 4 में आ गया, फिर 5 में आ गया। कभी कैश जा रहा है और कभी कैश आ रहा है। इस वाले को मैं कह रहा हूं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है। फिलहाल एएफसी लेवल पर हम इसका आईआरआर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे सिलेबस में सिर्फ कन्वेंशनल कैश फ्लोज का आईआरआर कैलकुलेट करना है, नॉन कन्वेंशनल का आईआरआर कैलकुलेट करना नहीं है। क्या कह रहा हूं? कन्वेंशनल कैश फ्लोज का आईआरआर कैलकुलेट होगा, नॉन कन्वेंशनल का नहीं होगा। मेरी बात फॉलो करें? अच्छा, नॉन कन्वेंशनल का कभी आप सीए फाइनल में जाके पढ़ेंगे तो फिर हम वहां पढ़ेंगे, वहां सीखेंगे इसका कैसे निकलता है, लेकिन यहां नहीं पढ़ रहे। हाँ, एक बात छोटी सी, एग्जामिनर कभी होता है, एग्जामिनर जरा थोड़ा सा सिलेबस से बाहर निकलता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं ना, इनका सिंगल आईआरआर होता है, सिंगल आईआरआर। और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं ना, इनके मल्टीपल आईआरआर होते हैं। बस एक इतनी सी बात याद रख लें आप, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो may have multiple IRR. A conventional cash flow will always have single cash flow. मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, चलें जी, अगर आप समझ रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा अच्छी बात ही कुछ नहीं हो सकती। फिर हमने जनाब इसके अंदर इसका आईआरआर निकाला था, लास्ट टाइम हम निकाल कर गए थे। इस तरह के और बहुत सारे उसका हमने आईआरआर निकाला था। आईआरआर निकाला था हमने इंटरपोलेशन की मेथड से, IRR इज इक्वल टू R1 प्लस उस वाले फार्मूले से। लेकिन अब तो हम कैलकुलेटर की दुनिया में रह रहे हैं और हमें ICAP ने कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है, तो हम इस सारे के लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे काम कर सकते हैं। आज का मेन एक थीम तो ये भी है ना कि IRR निकालना हो तो कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकालेंगे। इट्स वेरी इजी। कैसे इजी? वो जो दूसरी डेफिनेशन है ना, उसको देखिए। क्या डेफिनेशन है? इंटरेस्ट रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, मुझे नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट रेट हो तो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाएगी? 0। एनपीवी किसको कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ आउटफ्लोज। तो जरा देखिए, अब रेट नहीं मुझे पता, पहले हमें रेट पता था, मैंने रेट अज्यूम कर लिया, वो क्या है? X%। ठीक है, अब ये तो पहले ही 0 पर है, मैंने ऐसे ही लिखा -500,000, ये मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूं, माइनस प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस x रेज टू पावर -1 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस x रेज टू पावर -2 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस x रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 0. The rate at which NPV of the project will become 0. हमने रेट अज्यूम कर लिया कि लेट्स अज्यूम ये X% है, और आपको पता है ये बड़े अच्छे तरीके से हमें X कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब ये सब कुछ आप यहाँ
कैलकुलेटर में इक्वेशन फीड कीजिए, मॉड 1 में डेफिनेटली हम खड़े होंगे। तो मैंने लिखा जी -500,000 प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन बन जाए तो हम क्या करते हैं, फिर तो हम उसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल से सॉल्व करते हैं। और फिर नॉर्मली कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम भी ले रहा होता है ना हमारा, वो क्या परसेंटेज है जिस पर अगर हम इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करें तो वो 0 आ जाए। तो आंसर आ गया जी x इज इक्वल टू 25.703%। अब जरा इस बात को समझें, एनपीवी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, आईआरआर भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको जरा समझिए। आप अभी बिजनेस स्टूडेंट नहीं थे, आप तो अभी बेंजीन रिंग पढ़ रहे थे, आप तो अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, न्यूटन अंकल के कवानीन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ओके, जरा देखिए क्या हुआ। मेरे पास पैसे, ऐसे समझे इस बात को, मैं सादा करके आपको समझाता हूं। एक प्रोजेक्ट था, ये एक बिजनेस था जो 3 साल के लिए था। बस 3 साल में ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, चीज़ें भी बिक जाएंगी, उन चीज़ों से बिक के जो पैसे आएंगे वो भी इन आखिरी 3 साल में 3 लाख में शामिल हैं। एक कारोबार आज शुरू करेंगे, हम उसमें कितना पैसा लगाएंगे, 5 लाख रुपया। मेरी बात फॉलो करें। हमें फायदा क्या होगा, पहले साल 2 लाख मिलेंगे, दूसरे साल 2, 3 लाख, ये टोटल पैसे आएंगे। 8 लाख रुपए आएगा 5 लाख लगाकर। अब आप अपने समझने के लिए सोचिए, सबसे पहले आपके पास ये 500,000 रुपीज नहीं हैं, आपके पास कारोबार करने के लिए 0 पैसे हैं। आप समझ गए, आपके पास कारोबार करने के लिए 0 पैसे हैं। आप बैंक के पास जाएं तो बैंक आपको लोन दे देगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब हम घर बैठकर, फाइनेंस के लोग घर बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार इस प्रोजेक्ट से हम कमाएंगे क्या। तो पता चला प्रोजेक्ट से हम टोटल जो रिटर्न आएगा दैट इज 25.7% टोटल। इसी रिटर्न में से हमने बैंक को भी पैसे देने। अब आप जनाब बैंक अंकल के पास चले गए और आपने वहां निगोशिएशन की। फर्ज किया बैंक ने कहा जी मैं तो 10% लूंगा, तो आप बड़ी खुशी से कहेंगे ओके यार 10% बैंक ले लेगा, 26% तकरीबन आएगा, तो ऊपर का 16% या 15.7% मुझे सेव हो जाएगा। इसीलिए अगर आप 10% पर इसकी एनपीवी निकालें तो वो पॉजिटिव आ रही होगी। पॉजिटिव मीन्स आपको पैसे बच रहे होंगे, ऐसे ही है। और अगर बैंक कहे कि मैं तो 15% लूंगा, तब भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही होगी, तब भी आपको अभी पैसे बच रहे हैं। लेकिन अगर बैंक ये कहे कि मैं 20% लूंगा, तब भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बच रहा है। 20% बैंक ले जाएगा, 5.703% आपको सेव हो जाएगा, अभी भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर बैंक कहे एग्जैक्टली कि मैं आपको पैसे दूंगा 25.703% पर, और जब आप इसकी एनपीवी निकालेंगे तो सारे पैसे बैंक ही ले जाएगा, आपको क्या बचेगा, 0। आपको क्या मिलेगा, सवाबे दरैन मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक ऐसा रेट जिस पर हमें कुछ ना मिले, यानी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम आईआरआर कहते हैं। और अगर बैंक कहे कि नहीं जनाब मैं तो 30% पर आपको पैसे दूंगा, तो आपकी एनपीवी नेगेटिव आ रही होगी, बिकॉज
जितने पैसे बैंक ने लेकर जाने हैं अभी आपको भी अपनी पॉकेट से फर्दर पैसे निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये बिजनेस आपको लॉस दे रहा है। मेरी बात फॉलो करें, ये वो बिजनेस है जो आपको लॉस दे रहा है। ओके, तो आईआरआर की यही अहमियत है। आईआरआर की मदद से हम यही बेनिफिट ले रहे हैं। हम ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार अच्छा ये होगा, अच्छा इसमें से इतने पैसे बैंक ले जाएगा, बाकी के हमें बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईआरआर की डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं। अगर हमें पैसे आईआरआर से कम रेट पर मिल रहे हों तो हमारे लिए प्रोजेक्ट वायबल है। चलो कहीं ज़्यादा वायबल है, कहीं कम वायबल है, वायबल है, हमें नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव हो जाए या पैसे हमें आईआरआर से ज़्यादा रेट पर मिल रहे हों तो फिर तो उल्टा हमें नुकसान हो जाएगा। ओके, ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। लास्ट टाइम हमने इसी क्वेश्चन को उस मेथड से किया था, IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2 इंटू R2 माइनस R1। और जब भी तकरीबन कोई ऐसा सा, लेकिन हम कह रहे वो आंसर इससे 100% मैच नहीं करेगा क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है और ये ऊपर वाला एक्यूरेट मेथड है। कैलकुलेटर से जो हमने निकाला है तो काफ़ी बेहतर आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ओके, तो जी एक प्रोजेक्ट और लेता हूं मैं। आज मुझे 300,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आउटफ्लो पैसा लगेगा। अगले साल फिर मुझे 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, फिर अगले साल 3 लाख आ जाएगा 300,000, फिर 400,000, फिर 200,000। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे देखकर बताइए क्या ये प्रोजेक्ट कन्वेंशनल कैश फ्लो है या नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल हमने किसको कहा था, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पहले कैश एक दफा चला जाए और बाद में आना शुरू हो जाए। तो ऐसा ही हो रहा है, आज भी 300,000 हमें लगाना पड़ेगा, एक साल बाद फिर अभी 200,000 और लगाना पड़ेगा, फिर हमें पैसे आने शुरू होंगे। अच्छा जी, जबरदस्त। इसका मतलब वो कन्वेंशनल कैश फ्लो है। कौन सी कैश फ्लो है, कन्वेंशनल कैश फ्लो है। तो कन्वेंशनल कैश फ्लो का आईआरआर तो हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब जरा गौर करना है, जैसे मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को आपने वैसे ही करना है। पहले मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्या लिखूं जी, 300,000 तो जीरो पर ही पड़ा है, माइनस 300,000 माइनस आउटफ्लो प्लस और माइनस तो इनफ्लो आउटफ्लो को शो कर रहे थे, माइनस 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 1 प्लस इनफ्लो की वजह से 300,000। इनफ्लोज को प्लस लिख रहे हैं, आउटफ्लोज को नेगेटिव लिख रहे हैं। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 400,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 3 प्लस इनफ्लो की वजह से 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आई बात जी, इज इक्वल टू 0। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को आईआरआर कहते हैं ना। तो बस कैलकुलेटर में फीड कीजिए। क्या लिखूं जी, माइनस 300,000 माइनस 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 1 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 400,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेस टू पावर माइनस 3 प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेस टू पावर माइनस 4
इक्वल टू 0। नाउ शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो अब कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम ले लेगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहीं आकर जब इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर हम पहुंचे हैं तो हमें यह भी पता चल रहा है कि यार हमारा कैलकुलेटर कितना बेहतर है, अच्छा है या नहीं है, पायरेटेड कितना है तो पायरेटेड ही। इट इज 27.08%, IRR इज 27.08%। अच्छा जी, IRR with the help of calculator, IRR with the help of calculator, ओके ठीक हो गया। अच्छा, समटाइम एक मसला भी क्रिएट हो सकता है, क्या कि वैसे होता नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं एक बुनियाद तो आपकी डाल दूँ ना। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर फाइनेंस या QM का पेपर पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम आपकी फाउंडेशन तो ऐसी बना दें जिसके ऊपर पूरी आपकी इस प्रोफेशन की इमारत जो है वो खड़ी हो सके। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप दुआएं दे रहे होंगे कि सर हमने आपसे पढ़ा था तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन ये होगा जब आप मेहनत कर रहे होंगे। इसमें कोई हम अपना कमाल नहीं बयान कर रहे, खुदा ना खास्ता, बड़ाई तो अल्लाह ही की है ना, अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहे, बल्कि आपको कह रहे हैं ठीक कॉन्सेप्ट की बुनियाद डालेंगे तो फिर बिल्डिंग भी ठीक खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, देखिए जी, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये 7 साल आ जाते, आते नहीं हैं 7 आ जाते, तो हम क्या करते हैं? अब हमने देखा कि कैलकुलेटर में तो एक लिमिट के बाद डाटा उगेगा या डाटा आपका और नहीं आ सकता, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप नेगेटिव कैश फ्लोज को अलग लिख लें, उसकी वैल्यू निकाल लें, पॉजिटिव को अलग लिख लें, फिर इक्वेट कर लें, ठीक है ना। यानी अच्छा, अगर यहाँ भी ज़रूरत पड़ जाती हमें फिगर कम करने की, तो ये 3 लाख रुपया जो है, ये अगर मैं उधर ले जाऊं तो इज इक्वल टू 300,000 हो जाएगा ना, 0 की बजाय, ये खुद ही हो जाएगा, परेशान ना हो। जब आप 2 3 4 सवाल हल करेंगे, आपकी ग्रिप आएगी, आपका अंदर ही बता रहा होगा कि यार ये तो अब इक्वेशन ही है ना, इसको तो मैं खुद भी हिला जुला सकता हूँ, ये इधर जा सकती है, ये इधर आ सकती है, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। दूसरा टास्क इस क्वेश्चन का, टास्क नंबर 2, 1 तो था आप IRR निकालें विद कैलकुलेटर, टास्क नंबर 2 IRR निकालने के बाद मैं कह रहा हूं आपको, हमें पता चल गया IRR आ गया 27%। जरा गौर करें मेरे साथ, अगर मैं 25% पर NPV निकालूं, 25% पर NPV निकालूं, तो जरा मुझे सोच कर बताएं क्या आंसर आएगा। वो चले छोड़ो यार, कहाँ आपने सोचना है, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव जरूर आएगा, बिकॉज अगर रेट IRR से कम है तो NPV पॉजिटिव आनी है। अच्छा जी, मैं कहता हूं अगर 30% पर मैं NPV निकालूं तो क्या होगा, यकीनन नेगेटिव आएगा। तो आप ये दोनों निकाल लीजिए, मेरे कहने पे 25% पर भी NPV निकालिए, 30% पर भी NPV निकालिए, और फिर इस फार्मूला में पुट कीजिए IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2 इंटू R2 माइनस R1, और तमाशा देखिए क्या हुआ, आपका रेट आस पास इसी के कहीं घूम रहा होगा, 1% ऊपर या नीचे, बिकॉज इस फार्मूला को हम बार बार कह रहे हैं ये लेस एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट ये ऊपर वाला मेथड है हमारे पास इस वक्त, अभी तक के उसमें। ओके, कई एग्जाम में भूल गए हैं जी, आपको समझ ही नहीं आ रही, ना ये मेथड याद आ रहा ना वो मेथड याद आ रहा। आपको पता है ना, ICAP के एग्जाम में तो हम टोटकों से भी पास हो जाते हैं, ठीक है ना, हम टोटकों से भी पास हो जाते हैं,
बिकॉज MCQs है ना, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन से भी चले जाते हैं। मतलब नीचे 4 ऑप्शन आ रही हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए पे लिखा हुआ है कोई एक रेट, आपने उस रेट पे NPV निकालें, अगर 0 आ गई तो यही IRR है, नहीं आई तो दूसरे पर निकाल लें, फिर भी नहीं आई तो तीसरे पर निकाल लें, तो यहां से भी तो पता चल सकता है ना। यानी ये दोनों ही मेथड ना आपको याद आ रहे हों तो इतना तो याद है ना हमें कि ऐसा रेट जिसके ऊपर NPV 0 हो जाए, तो रिवर्स बैक कर लेते हैं। मैं कह नहीं रहा कि आपने ऐसे करना है, हमने तो इतना पढ़ा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि ये सब कुछ हो जाए। लेकिन कभी हम फंस जाएंगे किसी बंद गली में, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा, ये उसकी बात हो रही है। ठीक होगी बात जी? ओके, आई होप के अब नहीं आप मुझे कहेंगे कि सर IRR का क्या बनेगा, IRR नहीं समझ आ रहा, तो IRR आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको 1-2 यही सवाल बनाता हूं, क्योंकि अब देखें कॉन्सेप्ट समझ गए ना क्या होने लगा। अब एग्जामिनर हम जितना कोर्स अभी तक पढ़ा उसको मिक्स करने लगे हैं। जरा देखिए, मैं कह रहा हूं जी, एक प्रोजेक्ट है जो T0 में हमारे से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लें। T0 में 500,000 इन्वेस्ट होगा, जाएगा, और फिर ईयर 1 से 5 तक हर साल 1.5 लाख रुपया हमें आएगा। एग्जामिनर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। सोचें जरा क्या कह दिया मैंने। एग्जामिनर क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने कहा सर ये तो एन्युटी बन गई है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल रहे हैं ना बेटा, तो प्रेजेंट वैल्यू तो एन्युटी की भी निकालनी आती है, हमें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखें कैलकुलेटर पर क्या लिखेंगे आप, -500,000, नहीं माइनस क्यों आया है, आउटफ्लो, माइनस क्यों आया है, आउटफ्लो, माइनस क्यों आया है, आउटफ्लो, प्लस, प्लस क्यों आया है, इनफ्लो, प्लस क्यों आया है, इनफ्लो, प्लस क्यों आया है, इनफ्लो। जहन में बिठा लें इस बात को। अब ये तो एन्युटी है, तो ये तो रेंटल हो गया, फिर हर साल 1.5 लाख रुपया, इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी है ना, 1 से शुरू हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं, 1,50,000 इंटू 1 + x रेज़ टू पावर -5 -1 over x is equal to 0. NPV of the project is 0. कैश के आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और कैश के इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, इसको नेट करें तो 0 आए, इस रेट को NPV कहते, IRR कह रहे हैं ना। अब जरूरी तो नहीं मैं इसको 5 मरतबा लिखूं, जब एन्युटी बन रही है तो ओके डन, जबरदस्त, तो IRR निकल आएगा। करें इसको सॉल्व जी। ओके, देखिए जरा, -500,000 प्लस 150,000 इंटू, फिर क्या करूं, फ्रैक्शन का साइन ले लूं, इंटू 1 + α(x) रेज़ टू पावर -5 -1 over α(x) ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेटर में आपने फीड कर दिया। अच्छा, किसी बच्चे को कैलकुलेटर के चलाने में कोई मसला आ रहा है, वैसे तो मैंने बड़ा आपको सिखाया हुआ है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जो मेरे टेस्ट की रिवीजन है या जो किसी क्वेश्चन की रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको साइंटिफिक आपके कैलकुलेटर को आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं, तो उस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है ना समझ आए फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, देखिए, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ
आईआरआर के कॉन्सेप्ट में एग्जामिनर चाहे तो एनवीटी भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बल्कि हमारी जिंदगी आसान हो गई ना। नहीं, पहले हमने 5, हमें ये शक पड़ गया था कि यार कैलकुलेटर पर, देखिए जरा मैं आपको शो करता हूँ, देखिए हम सोचे थे पता नहीं कैलकुलेटर पर डेटा भी पूरा आएगा कि नहीं आएगा, इतना लंबा काम करना पड़ रहा था। तो अब तो फायदा नहीं हो गया, ये तो बड़ा आसान है। अगर ज़्यादा भी रेंटल होते, 5, 6, 8, 10 साल, 50 साल, 200 साल भी होते तो आईआरआर निकल सकता था। हाँ एक बात है, ज़रा कैलकुलेटर में दमखम होना चाहिए। वो जो पायरेटेड कैलकुलेटर है ना हमारे पास, क्योंकि ये कैलकुलेटर अब आजकल ज़रा महंगाई की वजह से ये 600 से शुरू होके और 3000 तक आपको मिल रहा है। तो जो बिल्कुल लो एंड वाला है 600, 700 वाला, सम टाइम वो आपको आंसर्स नहीं दे रहा होता। अच्छा, सम टाइम कोई अच्छा कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे रहा होता। लाइक अगर फर्ज किया भी ये ना दे तो मुझे क्या करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर आपको चाहिए इसकी मेमोरी सारी एक मर्तबा क्लियर कर लें, तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए। तो एग्जाम में तो सारे सवाल ही तो इसके नहीं होते ना। हम क्या कर रहे होते हैं आमतौर पर, हम क्या करते हैं, हम इसको मेमोरी क्लियर करके फिर फीड कर देते हैं अमूमन। अब इस वक्त हमने एक मुश्किल सिनेरियो थोड़ा सा क्रिएट, क्योंकि एनवीटी भी आ गई है, ये भी आ गया है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कैलकुलेटर टाइम लेगा और ये हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, कैलकुलेटर के टाइम लेना भी, ये अलग अलग मॉडल में अलग अलग टाइम लगेगा। कुछ कैलकुलेटर क्विकली निकाल देंगे, कुछ कैलकुलेटर ज़रा थोड़ा सा देर से निकालेंगे, कुछ कैलकुलेटर जो है वो और ज़्यादा देर से निकालेंगे। ठीक है ना। तो बहरहाल आप इस तरह से एक आंसर लेकर इसमें फीड कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ एनविट ऑर्डिनरी लिया करेंगे कि यार ये क्या आ रहा है और कैसे हो रहा है। एनी हाउ एनपीवी और आईआरआर आपको समझ आ जाने चाहिए, और दोनों की डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। जब हम एनपीवी को देखते हैं तो आपको याद है, अब मैं यहां से लिखता हूं एनपीवी, ये डिसीजन लेने की एक टेक्निक है। आईआरआर भी आमतौर पर डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक है। इसको कभी अगले बड़े पेपर में जाके आप पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एनपीवी पर डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट कर लें, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं करना, अगर ज़ीरो है तो कि आपकी मर्जी है, कर लें या ना करें। आईआरआर, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, इसी को बाद लोग रिक्वायर्ड रेट भी कहते हैं, तो प्रोजेक्ट कर लें। वो जो अभी आ रहा था, हमें प्रोजेक्ट से मिल रहा है 27%, बैंक हमें पैसे दे रहा है 15%, तो क्या प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, बिल्कुल कर लें। चलिए अदरवाइज देखते हैं, इफ आईआरआर इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, तो बिल्कुल प्रोजेक्ट ना करिए, रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट। क्यों, ये ऐसे ही है, प्रोजेक्ट से मिलेंगे 20% और बैंक मांग रहा है 25%, तो प्रोजेक्ट करके हमें तो कोई फायदा नहीं होना। प्रोजेक्ट भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, और होगा क्या, आंसर क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कैसे चलना है, वहाँ से आपको समझ में बात आएगी कि भाई ये क्या बात हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ हम डिसीजन मेकिंग की टेक्निक पढ़ रहे थे। एनपीवी का डिसीजन कैसे लेते हैं, समटाइम थ्योरेटिकल में भी एग्जामिनर आपसे कोई बात पूछ लेगा ना, एनपीवी का डिसीजन कैसे लेते हैं, भाई ऐसे लेते हैं। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो छोड़ देते हैं। आईआरआर का डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रिटर्न से कम हो तो नहीं करते। एक तो ये एग्जामिनर थ्योरेटिकली पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, एनपीवी कैलकुलेट करके बता दें जी, तो बिल्कुल हमने कर लिया। आईआरआर कैलकुलेट कर दें तो बिल्कुल कर देंगे, कैलकुलेटर से भी कर देंगे और अपनी दूसरी टेक्निक से भी कर देंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है, ऐसे हमें देखने की ज़रूरत है एनपीवी वर्सेस आईआरआर। तो इस तरह के सवाल इंशाल्लाह मैं कुछ एक हफ्ते डेढ़ तक कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा आपको, मैं विद सोल्यूशन आपसे डिस्कस भी कर लूँगा ताकि और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, एनपीवी आईआरआर की फर्दर प्रैक्टिस भी थोड़ी सी आपकी हो जाए। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला अब देखें, अभी तक आपने फाइनेंस में कितना कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू करें। अगर हम गौर करें, हमने सबसे पहले फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, उसके अंदर कुछ केसेस बने, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना शुरू किया था, ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट रिवाइज रखें भाई अपने जहन में। कभी कभी सोचें कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्या कुछ पढ़ा था, अच्छा ये बात थी, अच्छा ये बात थी, अच्छा ये बात थी, ऐसे रिवाइज करना होता। कभी कभी प्रैक्टिस भी दोबारा करें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम आ गए एन्युटी के अंदर, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, एन्युटी डिलेड, डेफर्ड, फिर परपेचुइटी की तीनों किस्में, फिर एनपीवी, फिर आईआरआर। अब देखें ये उंगलियों पर गिना जा रहा है कि इतना सा काम था जो आपने किया है, कोई बहुत लंबा काम नहीं है, लेकिन रिवीजन करें, फाइनेंस को रिवाइज करें। और मैंने अब अपनी बुक उधर अपलोड कर दी है, जर्नल के अंदर आपको नज़र आएगी QM बुक के नाम से, ठीक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पे मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ अब अपने विद उसके वीडियो भी उसके साथ आ रही है, वहाँ से दोबारा अपने आप को रिकंसाइल कीजिए। मैंने उसमें एक फ़िलोसफी के साथ आपके साथ बात की हुई है कि ऑन एवरेज 20 मिनट मेरे ध्यान में है कि आप 20 to 30 मिनट मुझे दे और एक टॉपिक मेरे साथ वहाँ रिवाइज कर ले। पहले नोट्स पे नज़र डालते हुए क्वेश्चन पे आइए, वीडियो देख लें, या पहले वीडियो नीचे से उठा के वीडियो देखें, फिर ऊपर जाके नोट्स और सवालों को देखें। तो 1 मिनट में आपका 20 मिनट में बैठे बैठे कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, मोबाइल पर देख कर ही 1 मिनट में उसको रिवाइज कर लें। लेकिन करें बार बार रिवाइज, जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना। अच्छा, जो मेरे नोट्स का एरियाज हैं, जो मेरे इधर के एरियाज हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है आपके ऊपर कि आपने 5 टाइम ही ये देखना है, ये जितनी मर्जी दफ़ा देख लें, या 10 टाइम्स ही देखना, कोई रिस्ट्रिक्शन है, देखें इस पर जितनी मर्जी मरतबा देखें, लेकिन पढ़ना शुरू करें। थोड़ा आप हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ा हौसला यही वाहिद टॉपिक था जिसने आपको तंग करना था। बाकी जितने टॉपिक आएंगे ना अभी, वो उसी तरह ही आएंगे, जैसे मैट्रिसेस आ गया था, जैसे इक्वेशन का चैप्टर आ गया था। ये ज़रा एक हैवी चैप्टर था, इसके ऊपर हमने थोड़ा टाइम भी ज़्यादा स्पेंड किया। इसको शुरू में भी इसलिए किया कि ताकि यहाँ से ऑनवर्ड मैं आपको रिवीजन करवाता इस टॉपिक को तैयार करवा दूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद फाइनेंस एज वेल। कोई चीज़ आपको तंग नहीं कर रही होगी इसमें से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जी होती है मुलाकात। यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ तक के एरिया को रिवाइज करें तो इंशाअल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।